नमस्कार, मैं हूं मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का बुलंदशहर से अहम खबर, जहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का विशेष अभियान शुरू। सभी बूथों पर बीएलओ फॉर्म 6 भरवा कर रहे हैं नाम शामिल। वोटर लिस्ट में आपको बता दें, वोटर लिस्ट में नाम की त्रुटि फॉर्म 8 से ठीक होगी। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से आवेदन संभव। नाम शामिल न होने पर फॉर्म 6 से होगा समाधान। एसडीएम ने जानकारी दी है। एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने बीएलओ को दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम शिकारपुर ने लोगों से अपील की है। तो एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने बीएलओ को निर्देश दिए हैं, साथ ही लोगों से अपील भी एसडीएम शिकारपुर के द्वारा की गई है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का विशेष अभियान शुरू। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। आपको बता दें, सभी बूथों पर बीएलओ फॉर्म 6 करवाकर लोगों के नाम, मतदाताओं के नाम शामिल कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम की त्रुटि ठीक करने के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से संभव है और इसका आवेदन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। नाम शामिल होने पर आपको बता दें, एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने बीएलओ को दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो है तमाम तिथियां निर्धारित, विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। दिनांक 18 जनवरी 2026 को भी एक विशेष तिथि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी बूथ हमारे बीएलओ उपस्थित रह रहे हैं और उनके पास ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और एएसडीडी की लिस्ट रहेगी। एएसडीडी का मतलब एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट। तो इसमें मतदाता आएंगे हमारे बूथों पे और वो अपनी ड्राफ्ट लिस्ट देखेंगे। अगर उन्हें अपने नाम में कोई कमियां दिख रही हैं, अपने मकान नंबर में या एड्रेस में, तो इस तरह की कमियां वो फॉर्म 8 के माध्यम से सही करा सकते हैं। जो हमारी एएसडीडी की लिस्ट है, अगर कोई ऐसा वोटर आता है, ऐसा व्यक्ति आता है जिसको लगता है कि नहीं मेरा नाम इसमें एएसडीडी में गलती से आ गया है, तो वो फॉर्म 6 के माध्यम से अपना नाम जो है उसमें बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर वोटर लिस्ट को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उसी को बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की। और जनपद बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील क्षेत्र की। शिकारपुर तहसील क्षेत्र में मेरे साथ एसडीएम अरुण वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं किस तरह का अभियान है और इस अभियान से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सर, किस तरह का अभियान है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जब हमारी 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली पब्लिश हुई थी, तब से आयोग द्वारा जो है उसी 6 जनवरी से ही 6 फरवरी 2026 तक दावे आपत्तियों का समय निर्धारित है, जहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता जो है अपने नाम वगैरह देख सकते हैं और उसमें अगर उनका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 के अपना नाम भरवा लें। नाम में कोई त्रुटियां हैं, एड्रेस में, मकान संख्या में कोई त्रुटियां हैं, तो उसको फॉर्म 8 के माध्यम से सही करा लें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और बाकी आयोग द्वारा जो है इसमें भी विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं, जो 18 जनवरी 2026 को है, 31 जनवरी 2026 को है और 1 जनवरी 2026 को आयोग द्वारा निर्धारित है। तो इन तिथियों में विशेष तरीके से हमारे बीएलओ उपस्थित रहेंगे, हम सब भ्रमणशील रहेंगे। तो इसमें मतदाताओं को विशेष रूप से लाभ लेने की ज़रूरत है कि बूथ पे पहुंच के अपने बीएलओ से संपर्क करके और अपनी सारी एंट्रीज देख लें, जिससे कि जो है हमारा जो फाइनल वोटर लिस्ट हो वो पूरी तरह से त्रुटि रहित हो और जो भी हमारा पात्र मतदाता है वो छूटे ना उसमें। अच्छा सर, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ड्राफ्ट सूची में जिस तरह से लोगों के कहीं के नाम चेंज हो गए हैं या कहीं लोगों के नाम बदल गए हैं या मकान संख्या की वजह से बदले हैं, उसके लिए किस तरह के फार्म लोगों को लेने होंगे? यानी जो अगर नाम कटवाना है तो उसके लिए कौन सा फार्म लेना है, या नाम जुड़वाना है तो उसके लिए कौन कौन से फार्म लेने हैं सर? देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है, तो उसमें ये इनुमरेशन फेज में जो हमारा एसआईआर फॉर्म दिया गया था लोगों को, उसमें नाम, मकान संख्या, ये सब करेक्शन का विकल्प नहीं था। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ये कमी नहीं है। ये पहले से जो है जो लोगों के एंट्री एज इट इज़ थे वही एज इट इज़ आए हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि हम जो दशकों पुरानी एंट्रीज चली आ रही हैं उसको हम फॉर्मेट के माध्यम से वोटर्स उसको सही करा लें।
नहीं सर, अभी भी देखा जा रहा है कुछ जैसे लोगों के कहीं ना कहीं, जैसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वहाँ हिंदू समुदाय की वोट पहुंच रही हैं, या हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वहाँ कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोगों की वोट हो रही है। तो इस उन वोटों को सुधार करने के लिए, उन चीज़ों के लिए किस तरह कौन सा फार्म लेना चाहिए लोगों के लिए BLO के माध्यम से, और किस तरह से उस फार्म को भरना चाहिए सर? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो आप बता रहे हैं, ये पहले पहले से काफ़ी चली आ रही हैं। तो वही एंट्री जो है, जैसे एक मकान संख्या पे हमारा हिंदू परिवार भी है, मुस्लिम परिवार भी, जैसा आप बता रहे हैं, या हो सकता है कि एक मकान संख्या पे एक से अधिक परिवार भी दर्ज हों। तो ये हमने पूरा आइडेंटिफाई किया है। हमारे सभी BLO जो है, जो इतनी पुरानी एंट्रीज जो ऐसी चली आ रही हैं, उनको उन्होंने प्रॉपर वोटर लिस्ट पे टेबल टॉप एक्सरसाइज से पूरा निकाला हुआ है कि कहाँ कहाँ किस मकान संख्या में त्रुटि है, किस मकान संख्या में एक से अधिक परिवार हैं। देखिए, हमारे साथ में SDM साहब वर्मा मौजूद थे। आज जिस तरह से निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, 18 जनवरी से जिस तरह से विशेष अभियान चला है, तो बताया जा रहा है 3 दिन विशेष अभियान चलेगा, 18 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी। तो लगातार हम भी केज न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि जो लोगों के जो नाम रह गए या छूट गए, जो अपनी जो कुछ कमियां हैं, उनको विशेष अभियान में अपने बूथों पर पहुंच के BLO के माध्यम से उन्हें सही कराएं, जिससे कि जो वोटर लिस्ट है जो त्रुटिपूर्ण तरीके से, सही तरीके से वो संपन्न हो सके, और लगातार जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से समाप्त हो सके। तो उसी को लेकर SDM शिकारपुर के द्वारा भी अपील की जा रही है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और समय से अपने काम को, अपनी वोटर लिस्ट को, अपनी मतदाता सूची को सही कराएं। अनिल मीना, के इंडिया, बुलंदशहर। और अगली खबर रायबरेली से सामने आ रही, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है। घर के सामने बर्तन धो रही थी महिला, तभी युवक ने वारदात को अंजाम दिया। रिश्ते में नाती लगने वाले सोनू ने दादी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णपाल खेड़ा गांव की यह घटना है। रिश्ते में नाती लगने वाले सोनू ने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कृष्णपाल खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखा रहे, 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या की गई है। आज सुबह लगभग 10 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू है, किशनखेड़ा गांव, थाना शिवगढ़ का रहने वाला है, उसने कुल्हाड़ी मारकर गांव की ही जो रिश्ते में उसकी दादी लगती थी, तारावती, उनकी हत्या कर दी है। उनके घर में घुस के और मौके से भाग गया है। इस तरीके की इसको सूचना मिली। ये सुबह की ही घटना है। इसमें तत्काल पुलिस की टीम मौके पर गई और जाँच पड़ताल की। गाँव वालों ने जो सूचना दी थी वो सत्य प्रमाणित हुई और महिला मृत अवस्था में मिली है। पुलिस को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां गोमती नगर विस्तार स्थित इकाना अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब अस्पताल प्रबंधन ने बकाया भुगतान का हवाला देते हुए शव देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, मृतक के परिजन गरीब परिवार से बताए जा रहे हैं और उनका आरोप है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के विधायक ताहिर खान पीड़ित परिवार के समर्थन में अस्पताल पहुंचे। उसी दौरान वहां मौजूद बीजेपी नेता नवीन श्रीवास्तव से उनकी तीखी बहस हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और गाली गलौज तक नौबत आ गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। SHO ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली, गरीब मरीजों के अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय पहलू पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
अगली खबर जालौन से है। एक गरीब किसान की नाबालिग बेटी को गांव का दबंग युवक बहला फुसलाकर लेकर भाग जाने का उस पर गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने इस संबंध में पुलिस से नामजद शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामला जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित किसान के अनुसार उसकी लगभग 17 वर्षीय बेटी घर से शाम के समय अचानक गायब हो गई। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में जानकारी मिली है कि गाँव का ही दबंग किस्म का युवक अरुण कुमार उसकी बेटी को बहला कर अपने साथ ले गया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बेटी अपने साथ सोने चांदी के आभूषण करीब 50,000 रुपए, नगद और एक मोबाइल फोन भी लेकर गई है। घटना के बाद से बेटी का मोबाइल फोन बंद जा रहा है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे पिछले 15 दिनों से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि ये शिकायत करने के बाद आरोपी के परिजन लगातार धमकियां दे रहे हैं और पुलिस को मैनेज करने की बात कहकर डराने का प्रयास पुलिस कर रही है। ये भी आरोप लगे हैं। पीड़ित किसान ने मामले में उच्च अधिकारियों से जल्द कार्रवाई करने और बेटी की सकुशल बरामदगी की मांग की है। हमारी लड़की 30 तारीख को बन गई थी। हम 31 तारीख को थाने आए, एप्लीकेशन दिया और गांव का वही लड़का था अरुण नाम, उसके पिता का नाम लालराम, और कोई सुनाई हमारी नहीं हुई। और हमको जान मारी का अपने खतरा है। उनका बड़ा परिवार है, पैसे वाले हैं, और उनकी चाची का हाथ है भगाने को। उसका नाम राम बाबू की पत्नी का हाथ है, और बेटे का हाथ है, और संसार जीत का हाथ है। इन्हीं को अगर पकड़ा जाए तो उनसे सारी बोल तो क्लियर पता चल जाए। पता है लड़की कहाँ है? लड़की को ये पता चल रहा है हल्का की दिल्ली में होगी, इसकी क्लियर हमको पता नहीं। क्लियर पता नहीं का? क्लियर पता नहीं। पहला लाकर भगा ले गया। 30 तारीख को भाग गई। 30 तारीख को शिकायत लिखाई। पुलिस वाले बोले कि हमने एफआईआर दर्ज कर दिया है, अरुण नाम का लड़का है। उन लोग बोले कि हमें मालूम नहीं है। वो उनकी चाची और चाचा का हाथ है, और 2 लड़के और हैं, संसारजीत और छोटे। ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां अमरोहा में सर्दी के मौसम में लोगों को आज कोहरे से निजात मिली है, जिसके चलते बढ़ती ठंड और गलन ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। तो वहीं कोहरे के कारण लोगों को अब सामान्य आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, इस दौरान AQI इंडेक्स 176 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। सर्दी में का जीना दुश्वार कर दिया। पिछले दिनों बढ़ते ठंड और कोहरे ने अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर वाहनों की टक्कर से यातायात प्रभावित हो गया था, लेकिन आज 7 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है, जिससे लोगों ने सूर्यदेव भगवान के दर्शन भी किए और सर्दी से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। कासगंज की ढोलना थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतकों के नाम 55 वर्षीय महावीर सिंह पुत्र नौबर सिंह व 54 वर्षीय उनकी पत्नी रेखा देवी हैं, जो किशोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर के रहने वाले थे। परिजनों के अनुसार महावीर सिंह अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ सोमवार की सुबह बाइक द्वारा ढोलना थाना क्षेत्र के गाँव टिकरी में पत्नी के यहां जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक ढोलना थाना क्षेत्र के गांव जखेरा स्थित जखेरे वाली पुलिया के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दंपति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। मामला ये था, सुबह ही रिश्तेदारी में जा रहे थे। सुबह 8 साढ़े 7 बजे घर से निकले। 8 बजे घटना है।
ट्रक वो उधर से ट्रक आ रहा था, इधर से ये हमारे मम्मी पापा जा रहे थे, ऊपर से अचानक उसने ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। अभी ट्रक तो पकड़ गया, ड्राइवर भाग गया था। क्या आपने पुलिस को कोई तहरीर दी अभी? हाँ, पुलिस अभी तो नहीं दिया, अभी तो सीधे हम गए थे तो तुरंत ये पुलिस वालों ने ये मम्मी और खाली पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। अगली खबर कानपुर से है, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हवा के विक्षोभ से अगले एक सप्ताह में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। 23-24 जनवरी को कानपुर और आसपास के जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार 22 जनवरी तक 3 विक्षोभ आ सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में रातों को ठंडी बढ़ सकती है। बीते रविवार की रात ठंडी रही, लेकिन दिन का तापमान इस महीने का सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश होती है। इस तरह से इस समय कई मौसमी सिस्टम पूरे देश में काम कर रहे हैं, जिसमें एक पश्चिमी विक्षोभ भी है। इसके साथ कई सर्कुलेशन बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है। जब ये सर्कुलेशन बन जाते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी से भी नमी लेके आ जाते हैं, जिनकी वजह से बादल बनते हैं और बारिश की संभावना बन जाती हैं। फिलहाल कानपुर मंडल में कहीं बादल आएंगे और हल्की छुटपुट बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी बड़ी बारिश होने की संभावना नहीं है कानपुर मंडल में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना अगले आने वाले दिनों में बनी रहेगी। कानपुर में बादलों की आवाजाही के साथ दिन में अगर बादल आएंगे तो दिन के तापमान गिर सकते हैं और रात में बादल अगर आएंगे तो रात के तापमान बढ़ सकते हैं, गर्मी महसूस होगी। ये स्थितियां अभी पूरे एक हफ्ते तक जारी रहने की पूरी संभावना है। अगली खबर कानपुर से है, जहां ई-रिक्शा एवं ऑटो चालक को हो रही परेशानी को लेकर एक संगठन के लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के लोगों का कहना है कि कुछ महीने पूर्व नगर निगम एवं यातायात पुलिस के संयुक्त संचालन में चालकों पर रूट निर्धारण एवं QR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था चालकों के लिए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक चालक से 120 रुपये वसूला गया। इस अभियान में 12,136 चालकों ने बाध्य होकर अपना पंजीकरण कराया और आपको बता दें 14,56,320 शुल्क भी जमा किया गया था। लेकिन वर्तमान में ये तथ्य सामने आया है कि कर रोड निर्धारण व्यवस्था को धरातल पर पूर्णतया बंद कर दिया गया है और संबंधित अधिकारी ये कह रहे हैं कि उसे नियम पर कोई कार्य नहीं किया गया, उस नियम पर, और न ही किया जाएगा। इसलिए हमने ज्ञापन के माध्यम से चालकों को हो रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया। विगत 2 माह पहले 3 माह पहले नगर निगम ने ई-रिक्शा और ई-ऑटो में QR कोड लगाए थे, जिसकी संख्या 12,136 थी, प्लस ऑटो भी था। दूसरी चीज़ ये है कि उसका 120 रुपया शुल्क लिया गया, लेकिन हमारी यातायात तो नगर निगम ने मिलकर किया था, लेकिन उसका पैसा भी ले लिया गया और उसकी वो जो QR कोड वाली समस्या थी वो तो बिल्कुल बंद कर दी गई। अब हमारे DCP राजेश कुमार पांडे अब दोबारा फिर QR कोड लगा रहे हैं, उसका 150 रुपया शुल्क लेंगे। और इस बीच बांदा से अहम खबर सामने आ रही है। बांदा से खबर आपको दिखा रहे हैं। बांदा से अहम खबर, सिपाही से मकान मालिक सहित मोहल्ला परेशान। मोहल्ले में सिपाही ने मचा रखा आतंक। मकान मालिक की पत्नी से अश्लीलता का आरोप भी सिपाही पर लगा है। नशे में गाली गलौज करने का वीडियो हुआ वायरल। नशे में गाली गलौज करने का वीडियो हुआ वायरल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, CCTV फुटेज सामने आया है। सिपाही पर आए दिन हाई वोल्टेज ड्रामा करने का आरोप लगा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के स्वराज कॉलोनी का यह पूरा मामला। सिपाही पर
पुलिस पर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। बाधा से अहम खबर, सिपाही से मकान मालिक सहित पूरा मोहल्ला परेशान है। इस शराबी सिपाही ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा। मोहल्ले में सिपाही ने आतंक मचा रखा है। मकान मालिक की पत्नी से अश्लीलता का भी आरोप इस सिपाही पर लगा है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आप देख सकते हैं। मकान मालिक की पत्नी से अश्लीलता का भी आरोप इस सिपाही पर लगा है। मकान मालिक सहित पूरा मोहल्ला इस सिपाही से परेशान है। शराब पीकर गाली गलौज, अभद्रता का आए दिन इसका कारनामा लोगों को परेशान कर रहा है। तो नशे में गाली गलौज करना इसके लिए आम बात है और आए दिन मोहल्ले वासियों को मकान मालिक से अभद्रता करना, गाली गलौज करना, इसका रोज का कार्यक्रम बन चुका है। और ऐसे में परिवारीजन जो है वो पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।